हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण घेर और एजुफाइंग में आप सबका स्वागत है। तो अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा 2026 का जेई मेन का अप्रैल 4 का शिफ्ट 1 का मेमोरी बेस्ड पेपर सॉल्यूशंस। ये जो स्टूडेंट्स ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भेजे हैं उन्हीं के सॉल्यूशंस हैं। एज सच मैंने इन्हें आपके सामने प्रेजेंट करना है। होपफुली आपकी जेई मेन की तैयारी अच्छे से चल रही होगी, आप अच्छे खासे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। और एक बात, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखिए। आप हमें सोशल मीडिया के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे कोर्सेज जो हैं वो अब ऐप पर और एजुफाइंग के वेबसाइट पे आपको दिख जाएंगे। आप वहां पर जाके उन्हें एनरोल भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द वर्क डन एक्सपेंडिंग द सोप बबल फ्रॉम 1 सेंटीमीटर टू 2 सेंटीमीटर रेडियस। ये दोनों रेडियस गिवन है। सरफेस टेंशन है 7.2 इंटू 10⁻⁻² न्यूटन पर मीटर। और ये अपने को ऑप्शंस मेंशन है। आपको करना ये है कि वर्क डन का सीधा फॉर्मूला लगाना है, इट इज चेंज इन सरफेस एनर्जी। जितना वर्क किया उसने सरफेस एनर्जी को चेंज किया, यानी फाइनल सरफेस एनर्जी माइनस द इनिशियल सरफेस एनर्जी। सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू सरफेस एरिया। सो टी इनटू, अब ध्यान में रखिएगा जब सरफेस एरिया काउंट करेंगे, कंसिडर करेंगे तो सोप बबल में दो सरफेसेस होते हैं, तो 2 टाइम्स 4 पाई इंटू आर फाइनल स्क्वायर माइनस आर इनिशियल स्क्वायर। तो अब काम रहेगा सर वैल्यूज फिल करने का। तो 4 इंटू 2 इज 8, सो यू गेट 8 इंटू टी सरफेस टेंशन जो गामा दिया है यहाँ पे, दिस इज 7.2 इंटू 10⁻⁻² इंटू पाई विच इज 3.14 और इंटू आर फाइनल स्क्वायर। ये 2 सेंटीमीटर गिवन है, 2² - 1² जब करें तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर लीजिएगा। तो 10⁻⁻² और उसका स्क्वायर 10⁻⁻4 आएगा साथ में। तो जो आप इसको पूरे को सॉल्व कर लेंगे, अब ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में लंबा हो गया। यहाँ पे आपके पास ये आ रहा है 2² 4 - 1 3 हो गया। तो इवेंचुअली 3 को पहले इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, फिर ये मल्टीप्लाई होगा, एंड ऑन सॉल्विंग फाइनली यू विल गेट समथिंग लाइक 542.6 इंटू 10⁻⁻6 जूल्स, जो कि फर्स्ट ही ऑप्शन में गिवन है। करेक्ट आंसर हेयर वुड बी योर ऑप्शन 1। सर यहाँ गलती ये हो सकती है, सरफेस एरिया लेते वक्त वो 2 आप ना कंसिडर किया हो, तो उसकी गलती आपकी हो सकती है, अदरवाइज द क्वेश्चन इज इजी। और बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन था टू ब्लॉक्स ए एंड बी रिलीज फ्रॉम रेस्ट ऑन टू इंक्लाइंड प्लेन्स ऑफ सेम इंक्लिनेशन बट वन इंक्लाइंड प्लेन हैज रफ सरफेस इज शोन इन द फिगर। ब्लॉक बी टेक्स 50% मोर टाइम टू रीच द बॉटम देन ए, फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू। तो आप फ्री बॉडी डायग्राम एनालिसिस करें अगर दोनों बॉडीज का, तो आपको ये दिखेगा कि ए वाली बॉडी को डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लग रही है MAG। इसका एक कंपोनेंट परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन आ जाएगा, दिस एंगल बीइंग 45। इधर वाला कंपोनेंट आएगा MAG कोसाइन 45, तो यानी बाय √2। और यही कंपोनेंट इधर आ जाएगा बिकॉज ऑफ द एंगल बीइंग 45, MAG साइन 45, वो भी MAG बाय √2 आएगा। इसके अलावा इसको नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स यहाँ पे एक्सपीरियंस होगी N, जो कि MAG बाय √2 के बराबर की होगी, क्योंकि एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन 0 है और फ्रिक्शन यहाँ पे नहीं है, फ्रिक्शन इज 0 है। सो दिस इज व्हाट वी नो इन द फर्स्ट केस। सेकंड केस में चेंज क्या है कि ये रफ सरफेस दिया हुआ है। रफ सरफेस पे एक तो जो ये फोर्स है नीचे वाली, ये चेंज हो गई, दिस विल बी MBG। यहाँ पे जहाँ जहाँ ए लिखा है वहाँ पे बी कर देते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में। द ओनली थिंग इज क्योंकि स्लाइडिंग हो रही है तो इसे यहाँ पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगी फ्रिक्शन की, एंड दिस फ्रिक्शन इज ऑफ कोर्स काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, यानी म्यू इंटू MBG बाय √2। ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो आपके पास अब पहले वाले केस में अलोंग इंक्लाइन अगर हम देखें, अलोंग दी इंक्लाइन एक्सेलरेशन ऑफ ए कितनी आ रही है? एक्सेलरेशन ऑफ ए विल बी जो नेट फोर्स ए पे आ रही है डिवाइडेड बाय मास अलोंग इंक्लाइन। तो लॉन्ग इंक्लाइन उस पर जो फोर्स लग रही है दैट इज MAG बाय √2। आप इसे MA से डिवाइड करेंगे तो MA से MA कटा, दिस इज सिंपली G बाय √2। इसी तरह से जब आप एक्सेलरेशन बी की निकालेंगे तो दैट विल बी F नेट ऑन बी अलोंग इंक्लाइन डिवाइडेड बाय MB। जब आप वैल्यूज फिल करेंगे आप ध्यान से देखिएगा, MBG बाय √2 माइनस ऊपर की तरफ लग रही है अलोंग द इंक्लाइन म्यू MBG
बाई रूट टू, और ये टोटल डिवाइड होगा एम बी से, तो एम बी कॉमन आके कट जाएगा और जी बाई रूट टू आएगा कॉमन। जब जी बाई रूट टू कॉमन आया और ब्रैकेट में आपके पास आ रहा है 1 - म्यू। अब हमें ये पता है कि टाइम जो है ऑफ डिसेंट अलोंग द इंक्लाइन, उसके लिए आप फॉर्मूला रूट टू एस बाई ए लगा सकते हैं सीधे, क्योंकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ डी स्क्वायर लगाइए, ये फॉर्मूला लगाइएगा, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, क्योंकि एक्सेलरेशन दोनों में कांस्टेंट है। तो यहाँ से आप u को जीरो फिल करिए, रीअरेंज करेंगे, फॉर्मूला सीधे आ जाएगा रूट टू एस बाई ए। इस फॉर्मूले से अब आप ऐसे रिलेशन लिखिएगा, उन्होंने ये बोला है कि b को 50% ज़्यादा समय लगा, यानी 1.5 टाइम्स, ये हो गया टाइम ऑफ ए। 50% ज़्यादा होने का मतलब 1 + 50/100 ऑफ द अदर टाइम, ठीक है। तो टी बी इज 1 + 50/100, 50/100 कितना हुआ, दैट इज 0.5, तो 1.5 टी ए। तो यहाँ पे अगर आप ऊपर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, दिस इज रूट टू एस एक्सेलरेशन ऑफ वी, दिस इज 1.5 माने 3/2 टाइम्स रूट टू एस बाई एक्सेलरेशन ऑफ ए। थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर लीजिए, रूट हटाइए, तो आपके पास आ रहा है 1/AB, ए बी इधर चला जाएगा, 3/2 का स्क्वायर हो गया 9/4, एक्सेलरेशन ऑफ बी यहाँ न्यूमरेटर में और एक्सेलरेशन ऑफ ए इधर। तो जब यहाँ पे आप वैल्यू फिल करेंगे, एक्सेलरेशन ऑफ ए था जी बाई रूट टू इज इक्वल टू 9/4, एक्सेलरेशन ऑफ बी था जी बाई रूट टू इंटू 1 - म्यू, तो आपके पास जी बाई रूट टू से जी बाई रूट टू गया, तो यू आर गेटिंग 4/9 इज इक्वल टू 1 - म्यू हेयर। यहाँ से म्यू की वैल्यू आ जाएगी 1 - 4/9, यानी एलसीएम लेंगे 9 - 4, 5/9, जो कि फर्स्ट ऑप्शन में आपको गिवन था। द करेक्ट आंसर हियर विल बी योर ऑप्शन 1। स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। ऑलराइट बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द लेंथ ऑफ द इमेज ऑफ द रॉड ए बी, वी आर गिवन फोकल लेंथ ऑफ दिस मिरर, कनकेव मिरर इज 10 सेंटीमीटर्स, और ए और बी वाले जो पॉइंट्स हैं उनके करस्पॉन्डिंग ये लेंथ जो है रॉड की वो 10 सेंटीमीटर गिवन है। ओके, आपको करना क्या है कि ये लॉन्गिट्यूडनल मैग्निफिकेशन से आंसर निकलेगा, शायद उसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ मिरर फॉर्मूला 2 बार यूज कर लीजिए, 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ये पहले आप ए के लिए लगाइए। पहली बात तो ए के लिए हमें दिख ही रहा है कि जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस था यू वो -20 सेंटीमीटर है, यानी जो ऑब्जेक्ट है वो एट द सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है ना। तो एट सी है तो इसका मतलब वी जो है इसके करस्पॉन्डिंग वो भी यहीं पे आ जाएगा -20 सेंटीमीटर पे। आप सॉल्व करके निकालना चाहें निकाल सकते हैं, दिस इज वी ए, ठीक है। तो यू ए की वैल्यू -20 फिल करिएगा इस एक्सप्रेशन में, अपने आप वी ए जो है वो -20 आ जाएगा। अब रही बात बी की, बी इससे भी दूर पड़ा हुआ है 10 सेंटीमीटर पे, तो अगर ये मैं बी के लिए लगाता हूँ, फॉर बी 1/वी बी प्लस 1 अब यू भी देखेंगे वो 30 होगा, 20 + 10, तो माइनस में -30, साइन कन्वेंशन लगा लीजिएगा, 1/f, एफ दे ही रखा है, दैट इज 10 सेंटीमीटर। तो मैं दिख ही रहा था कि ये 10 सेंटीमीटर की फोकल लेंथ है, और ये 20 सेंटीमीटर जो है ये डिस्टेंस दे रखा था ए का, तो फोकल लेंथ से दुगुना रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, तो इसका मतलब ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे था ये वाला पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट क्लियर हो गया। अब सेकंड वाले में लगाएंगे, ये -10 फिल करना है, ये ध्यान में रखिएगा, कनकेव है मिरर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज 1/va 1/vb इज इक्वल टू 1/-10 प्लस 1/30, एलसीएम लिया नीचे आया 30, हो गया -3 + 1 यानी -2/30, यानी ये वैल्यू आपके पास आ रही है -1/15। -1/15 माने वीबी की वैल्यू -15 सेंटीमीटर होगी। तो वी ए भी पता लग गया, वी भी पता लग गया। अब लेंथ ऑफ इमेज पूछी है, दैट विल बी वी ए माइनस वी बी का मॉड, ठीक है। तो वी ए दिया था -20, माइनस वी बी दे रखा था -15, इसका मॉड करेंगे आप तो दिस विल कम आउट टू बी 5 सेंटीमीटर। तो जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है इमेज की। करेक्ट आंसर हेयर विल बी योर ऑप्शन 2। ऑलराइट बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन न्यूक्लियाई ए एंड बी फॉर्म अ न्यूक्लियस सी, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ए बी एंड सी आर गिवन, एनर्जी प्रोड्यूस्ड इन द फॉलोइंग इज, तो ट्वाइस ए पावर 3 प्लस बी पावर 4 गिव सी पावर 10। जो क्वेश्चन गिवन है इसमें ए और बी कंबाइन करके सी बनाने हैं। पहला काम ये करिए, हमें ना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन गिवन है, ए की टोटल बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए। ए की टोटल बाइंडिंग एनर्जी होगी
बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इनटू टोटल न्यूक्लियॉन्स इन ए, तो ए के अंदर न्यूक्लियस के अंदर टोटल पार्टिकल्स है 3, ऊपर जो लिखे होते हैं ये मास नंबर होता है, दिस इज 3 × 3, दिस इज 9 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे आप बाइंडिंग एनर्जी निकाल लीजिए बी की, जब आप बी की बाइंडिंग एनर्जी निकालते हैं दिस इज उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं 4 और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है 7, सो दिस इज 7 × 4 28 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसे ही बाइंडिंग एनर्जी सी की भी मेंशन कर लीजिए, सी की आती है आपके पास पार्टिकल्स उसमें टोटल दिए हुए हैं 10 न्यूक्लियस के अंदर और 6 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट दी हुई है, तो दिस इज 60 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप रिएक्टेंट्स की टोटल देखिए बाइंडिंग एनर्जी रिएक्टेंट साइड पे, रिएक्टेंट साइड पे ये टोटल आएगी आपके पास, दो लगे ए वाले यानी 2 × 9 प्लस बी वाला लगा है 1, दिस इज 9 × 2 इज 18 प्लस 28, तो 28 और 18 ऐड करके बन गया 46 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फिर ऐसे ही ये प्रोडक्ट वाली तो यही है, ठीक है, बाइंडिंग एनर्जी टोटल प्रोडक्ट्स वाली देखिए, दिस इज 60 ओनली, तो आप डिफरेंस से आपके पास एनर्जी आ जाएगी, द एनर्जी रिलीज्ड will be the energy total on the reactant side minus the energy total on the product side। तो अब ये सॉल्व करेंगे, इनफैक्ट उल्टा है, एनर्जी टोटल ऑन द प्रोडक्ट साइड माइनस द एनर्जी टोटल ऑन द रिएक्टेंट साइड। ये आपके पास आ रहा है 60 माइनस 46, so this is coming out to be 14 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि आपको ऑप्शन 2 में गिवन है। करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन 2। अलर्ट बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में गिवन है फोर्स वेक्टर इज ट्वाइस टी आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर जे कैप, मास ऑफ पार्टिकल एम इज 2 किलोग्राम, देन फाइंड द पावर एट टी इज इक्वल टू 2 सेकंड्स इफ द पार्टिकल वाज इनिशियली एट रेस्ट। तो क्वेश्चन मेंशनड है, उसमें पूछी गई है इंस्टेंटेनियस पावर। इंस्टेंटेनियस पावर होती है फोर्स वेक्टर डॉट वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स तो दी हुई है, वेलोसिटी डायरेक्टली नहीं गिवन। पहले एक्सेलरेशन वेक्टर लिखिए, एक्सेलरेशन वेक्टर जो है दिस इज फोर्स वेक्टर बाय मास, फोर्स गिवन है ट्वाइस टी आई कैप प्लस 3 टी स्क्वायर जे कैप, इसको आप डिवाइड करेंगे मास एम से, मास एम गिवन है 2 किलोग्राम, तो इवेंचुअली यू विल गेट दिस एज टी आई कैप प्लस 3/2 टी स्क्वायर जे कैप दिस मच मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको आप फिल कर दीजिए डी वी वेक्टर बाई डी टी, जो एक्सेलरेशन है वो डी वेक्टर बाई डी टी है, डी टी को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करिए, तो डी वी वेक्टर इसका एक्सप्रेशन बन जाएगा टी डी टी आई कैप प्लस 3/2 टी स्क्वायर डी टी जे कैप, और फिर दोनों तरफ करिए इंटीग्रेट, इंटीग्रेट कॉन्स्टेंट्स बाहर रख लेते हैं। हमें गिवन है शुरू में इनिशियली वेलोसिटी 0 थी, इसी टाइम टी पे वेलोसिटी हो गई वी वेक्टर। जब आप इसे सॉल्व करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास आता है वी वेक्टर, राइट हैंड साइड पे टी डी टी का इंटीग्रेशन हो गया टी स्क्वायर/2, साथ में आ रहा है आई कैप प्लस देन यू हैव 3/2 टी स्क्वायर डी टी का हो गया टी³ / 3, देन इसके साथ आ रहा है जे कैप, और सॉल्व करने पे दिस कम्स आउट टू बी टी² / 2 आई कैप प्लस 3 से 3 कटा टी³ / 2 जे कैप दिस मच मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी वेक्टर भी पता लग गई। अब पावर के लिए एफ डॉट वी करना था, एफ इज दिस, और इसका डॉट प्रोडक्ट करना है आपको विद वी, वी इज दिस। जब आप एफ डॉट वी करते हैं दिस वैल्यू विल कम आउट टू बी इक्वल टू ट्वाइस टी इंटू दिस, मतलब एक्स वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हुआ, ये आपके पास आया टी³ प्लस ये मल्टीप्लाई करते हैं यू गेट 3/2, वाई वाली टर्म्स मल्टीप्लाई करते हैं तो यू गेट टी⁵, टी हमें गिवन था 2 सेकेंड्स, सो यू गेट 2³ प्लस 3/2 इंटू 2⁵, एक 2 कैंसिल हुआ, 2³ इज 8 प्लस 3 इंटू 2⁴ इज 16, 16 इंटू 3 इज 48, 8 प्लस 48 इज कमिंग आउट टू बी 56 वॉट, जो कि आपको गिवन है ऑप्शन 3 में। उसका करेक्ट आंसर जो होगा दैट विल बी योर ऑप्शन 3। ऑलराइट बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन है टू प्रोजेक्टाइल्स ए एंड बी, दे आर लॉन्च्ड विद द सेम स्पीड एट एंगल्स 15 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली, फाइंड द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ ए टू बी। ओके, अगर तो आपको फॉर्मूले डायरेक्टली पता है तो आप डायरेक्टली ही लगा के सीधे आंसर निकालें। रेंज का एक फॉर्मूला जो है ओब्लिकली थ्रोन
प्रोजेक्टाइल के लिए ऑन ग्राउंड, लेवल ग्राउंड, ये होता है यू स्क्वायर साइन ऑफ 2 थीटा बाई जी। ठीक है, तो अगर सेम यू से हमने फेंका है तो क्लियरली हम जब रेंज लिखेंगे फॉर ए एंड बी, तो आपके पास रेशियो में यू स्क्वायर बाई जी कैंसिल हो जाएगा, यू विल गेट साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा ए डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा बी। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी साइन ऑफ 2 टाइम्स थीटा ए दिया हुआ 15 डिग्री, और यहाँ नीचे देखेंगे ये आया साइन ऑफ 2 टाइम्स ये दिया हुआ 30 डिग्री। तो यू विल गेट साइन 30 हेयर, साइन 30 होता है हाफ, और साइन 60 हेयर जो कि होता है √3/2। जो 2 से 2 कटा, ये वैल्यू आपके पास आ रही है 1/√3, जो कि आपको ऑप्शन 2 में गिवन है। सो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी योर ऑप्शन 2। तो चलो, इस क्वेश्चन में गिवन था फाइंड द वोल्टेज VAB एंड द करंट IBA। तो हमें ये सर्किट गिवन है जिसमें अगर आप देखें ये बैटरी है, इसके साथ एक रेजिस्टेंस है, फिर बैटरी रेजिस्टेंस है, आइडेंटिकल बैटरीज हैं, इनफैक्ट 4 आइडेंटिकल बैटरीज हैं, 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंसेस इनके साथ लगे हुए हैं, और हमसे ये जो बीच वाला एक ब्रांच दिया हुआ है इसमें सेल नहीं दिया गया है। ओके, तो हम ये मान लेते हैं, सिमेट्री दिख रही है हमें सर्किट में, यहाँ से अगर करंट आई जाएगा ऐसे, इसमें से भी करंट ऐसे आई जाएगा, इसमें से भी करंट ऐसे आई जाएगा, और इवेंचुअली इसमें से भी करंट आई जाएगा। तो ये सिमेट्री से ये 4I करंट जो है वो यहाँ से पास करेगा लाइक दिस। ये सभी सेल्स सेमी पोलैरिटी में लगे हुए हैं, और ये सब सारे के सारे डिस्चार्ज होंगे, और इसमें से करंट ऐसे जाएगा और इवेंचुअली फिर वापस हर किसी में बढ़ जाएगा I ईच, लाइक दिस। सो दिस इज द करंट डिस्ट्रीब्यूशन जो सीधा समझ में आ रहा है इसी से। आप एक काम करें, कोई भी एक लूप पकड़ लेते हैं हम, और वहाँ से मेरे ख्याल से एक ही वेरिएबल रहेगा। तो अगर मैं ये लूप कंसिडर करता हूँ आपके सामने, आई एम ड्राइंग दिस लूप, दिस वन, ये लूप पकड़ लेते हैं। अगर आप ये लूप पकड़ेंगे, आई थिंक हमारे पास ये आएगा। अब यहाँ लोअर से हायर पोटेंशियल जा रहे हैं, फिर राइट ऑन -27, देन प्लस 4I इंटू 2 + 2 + 2, दिस इज 6 ओम। ठीक है, ये IR हमने कर लिया इसके क्रॉस का, और ये पॉजिटिव में लिया क्योंकि इसी सेंस में हम जा रहे हैं और इसी सेंस में करंट भी है। ठीक है, तो I इंटू आर करेंगे, इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस जो आएगा, इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल जो आएगा वो ये आ जाएगा आपके। अब B से इस तरफ जाते हुए ये करंट है I जा रहा है 3 में से, राइट, क्योंकि एक ब्रांच में तो एक ही करंट हो सकता है। सो दिस इज I इंटू 3, दिस वैल्यू इवेंचुअली कम्स आउट टू बी इक्वल टू 0। यहाँ से मेरे ख्याल से आपको करंट पता लग ही जाएगा। तो फ्रॉम हेयर 27 गोज ऑन द राइट साइड, ये आपके पास आया 6 इंटू 4 इज 24, 24 प्लस 3I, दिस इज 27I, 27I इज कमिंग आउट टू बी 27। तो यहाँ से करंट जो है दिस इज कमिंग आउट टू बी, ये बी से ये जो करंट जा रहा है यही करंट है, ये वैल्यू आ रही है 1 एम्पियर की। करंट तो आ गया 1 एम्पियर, 2 और 4 में से कोई एक होगा। अब ये देखें, ये डिस्चार्जिंग सर्किट है, हमसे पूछा गया VAB यानी VA माइनस VB। ए से बी जाते वक्त पहले आप हायर से लोअर पोटेंशियल जा रहे हैं, दिस विल बी प्लस, मतलब यू कैन राइट डाउन लाइक दिस E प्लस IR, बट मैं अगर यहाँ पे देखूँ तो E जो है वो +27 है, देन इसके क्रॉस जाएंगे तो IR नेगेटिव में आएगा, तो आपके पास लिखा जाएगा माइनस करंट, क्योंकि लेफ्ट से राइट आ रहा है और आप राइट से लेफ्ट जा रहे हैं, तो इसके क्रॉस का IR आपको नेगेटिव लेना है। मैं इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल्स लिख रहा हूँ बेटा हर जगह। ठीक है, तो जैसे आप लूप रूल लगा रहे हैं, KVL लगा रहे हैं, तो KVL लगाते वक्त मैं इनिशियल माइनस फाइनल पोटेंशियल्स ही लिख रहा हूँ हर जगह। तो यहाँ पे ये आपके पास आएगा -3 इंटू आई। तो अगर आप देखें दिस वैल्यू विल बी इक्वल टू 27 माइनस 3, दिस शुड कम आउट टू बी 24 वोल्ट, यानी हमारा जो आंसर आ रहा है यहाँ पे दैट विल बी ऑप्शन 2। रिलेटिवली इजी था। एक और तरीका है इसको करने का कि आप पहले इक्विवेलेंट पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लें, अगर आप सेल कॉम्बिनेशंस वाला फॉर्मूला पता है उसको यूज़ करके फिर आप नेट करंट जो है वो इवेल्युएट कर लें, बट आई थिंक दिस इज ईजियर और ये जल्दी हो जाएगा आपका। ऑलराइट बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में था इन एन AC सर्किट और रजिस्टर 100 ओम, इंडक्टर 0.1 मिली हेनरी एंड कैपेसिटर कनेक्टेड इन सीरीज अगेंस्ट एन AC सोर्स 220 वोल्ट 70 हर्ट्ज, इफ द पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट इज हाफ एंड XL - XC इज √3 अल्फा, फाइंड अल्फा। तो
पहला इंस्टिंक्ट ये कहता है कि मैं पावर फैक्टर गिवन था, तो अगर फेज डिफरेंस फाई ले लेते हैं बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, तो साइन फाई ये हमें नोन है, दिस इज हाफ. फ्रॉम हेयर वी नो फाई दिस वैल्यू विल बी 60 डिग्रीज. अब यहाँ से पावर फैक्टर पता लग गया, टेंजेंट फाई दैट इज एक्सएल माइनस एक्सी बाय आर. तो रीअरेंज करें यहाँ से, तो एक्सएल माइनस एक्सी पूछा था आपसे, इसका मॉड दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू आर इंटू टेंजेंट फाई. अगर आप ध्यान से देखेंगे आपको आर गिवन है 100 ओम, और टेंजेंट फाई में फाई हमने ढूंढ लिया था 60. टेंजेंट 60 इज रूट 3, सो गेटिंग दिस एज 100√3. और हमें ये गिवन है √3 अल्फा. कंपेयर करके क्लियरली दिख रहा है अल्फा इज 100, and a correct answer here is your option 2. बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में था a solid sphere of mass m and radius r is split into two pieces of mass 7m/8 and m/8. Sphere of 7m/8 mass is converted into a disk of radius 2r and thickness t. Its mode of inertia becomes I1. The other piece is made into a solid sphere. Its mode of inertia becomes I2. Find I1 by I2. पहली चीज ये समझिए कि मास दिया गया था m, से दो पार्ट्स में तोड़ा हमने, एक था 7m/8 और दूसरा था m/8. 7m/8 का तो आपने बना दिया डिस्क. डिस्क जो है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 दैट इज हाफ इंटू m इंटू आर स्क्वायर. तो दिस विल बी मास ऑफ द डिस्क इंटू रेडियस ऑफ द डिस्क और इसका स्क्वायर. तो हमें क्वेश्चन में ही मास ऑफ डिस्क गिवन है, वो है 7m/8, और रेडियस ऑफ डिस्क जो है दैट इज गिवन टू अस एज 2r. इसका स्क्वायर हो गया. ओके, नाउ वी विल गेट दिस, विल सॉल्व दिस. ये आपके पास ये 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 से नीचे 2 कटा तो ऊपर बचा 2, तो उस 2 से ये 8 कटा 4 हो गया. गेटिंग दिस इज 7mr² बाई 4. ये 4 था नीचे, ये हो गया था 16. अब बिल्कुल ठीक है, ये कट, ये बन जाएगा 7/4mr². ये फाइंड कर लिया हमने पहला I1. अब दूसरे की बारी. m/8 जो है इसका बनाया आपने सॉलिड स्फीयर ना. यस, सॉलिड स्फीयर का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है I2, उसके लिए फॉर्मूला होता है 2/5 मास ऑफ द सॉलिड स्फीयर इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर और इसका स्क्वायर. देखिए मास तो हमें पता है m/8, रेडियस नहीं पता. उसके लिए व्हाट वील हैव टू डू इज, इसको रीअरेंज करना पड़ेगा आपको. आई थिंक डेंसिटी अगर हम सेम रख लेते हैं तो हमारे पास m जो था, पूरा मास जो था, उसका रेडियस r था और वो भी सॉलिड स्फीयर गिवन था. तो m इनिशियल मास was वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो 4/3 पाई इंटू आर क्यूब दिस इंटू रो. ये इनिशियल मास था m, ये इनिशियल वाला तो सॉलिड स्फीयर ही गिवन था. इसका हमने m/8 किया है, और इस m/8 की जो वैल्यू होगी वो होगा इसकी वॉल्यूम, यानी 4/3 पाई इंटू आर एस इसका क्यूब इंटू रो. डेंसिटी हमने सेम रख ली. आई थिंक यहाँ से अगर हम रेशियो ले लेते हैं, m की वैल्यू यहाँ पे फिल कर दीजिए, तो आई थिंक ये 4/3 पाई कट जाएगा, तो आपके पास आएगा 1/8 r³ इधर r³/8 बचेगा, एंड दूसरी तरफ बच जाएगा RS³. मैंने वैल्यूज फिल कर दी, आप करके देख लीजिएगा. यहाँ पे m की जगह पे आपको लिखना पड़ेगा 4/3 पाई r³ इंटू रो, इसका आपने कर दिया 1/8. तो ये वाली वैल्यू आपके पास आ गई 4/3 पाई इंटू रेडियस ऑफ द स्फीयर का क्यूब इंटू रो. तो रो से रो कटा, 4/3 पाई से 4/3 पाई कटा, ये आपके पास इवेंचुअल रिलेशन आया. अब जो ये रिलेशन आया, यहाँ से आपको आर एस पता लग गया. क्यूब रूट लेना है सीधे ही, तो आपको दिख रहा होगा ये r/2 आ रहा है. 8 का क्यूब रूट लेंगे वो 2 आ जाएगा, तो ये r/2 हुआ. ये उठा के यहाँ पे फिल कर दीजिए. सो यू विल गेट दिस एज 2/5. मास ऑफ द स्फीयर कितना था, दैट वाज m/8. रेडियस इज r/2 और इसका होल स्क्वायर. एक तो ये 2 से 2 कटेगा, एक 2 नीचे बचा. 2 इंटू 8 इंटू 5, 8 इंटू 5 इज 40, 40 इंटू 2 इज 80. सो यू गेटिंग दिस इज m/80, mr²/80. तो अब हमसे पूछा गया था I1/I2. Therefore, if we go for I1 by I2, this value should be equal to, I1 कितना था 7/4 mr²
डिवाइडेड बाय ये था 1/80, आर स्क्वायर, एम आर स्क्वायर से एम आर स्क्वायर गया, 8 ऊपर गया, 4 से 80 कटा, ये 20 हो जाएगा, 20 इंटू 7 कम्स आउट टू बी 140. Correct option here is your second part, second option, the correct answer. Alright बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन है लेंथ ऑफ द रॉड्स आर एल एंड 2l रिस्पेक्टिवली एंड देयर यंग्स मॉडुलस आर गामा एंड 2 गामा रिस्पेक्टिवली. एल, आर और गामा गिवन है. टोटल एक्सटेंशन पूछी गई है. लाइट रॉड्स गिवन है बच्चे, लाइट रॉड्स गिवन है क्योंकि मास तो मेंशन नहीं है, तो आप सीधे एक्सटेंशन का फॉर्मूला लगाइए, दैट इज डिफॉर्मिंग फोर्स इनटू लेंथ डिवाइडेड बाय ए इनटू वाई. तो ये दोनों के लिए वैलिड होगा. तो आप नेट एक्सटेंशन जब लिखेंगे डेल्टा एल वन, एफ दोनों के लिए सेम होगा, ये वाला डब्ल्यू जो नीचे लगाया है, क्योंकि दोनों में जब आप टेंशन कैलकुलेट करेंगे तो उनकी खुद का वेट टेंशन में कंट्रीब्यूशन नहीं करेगा, सिर्फ टेंशन डब्ल्यू के बराबर की आ जाएगी. लाइट रॉड्स हैं तो वेट तो मेंशन नहीं है, तो डब्ल्यू बाहर आ गया. और आर भी दोनों के लिए सेम है, तो एरिया ए भी कॉमन आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर. मैं इसमें ऐसे लिख रहा हूँ इसको कि जो डेल्टा एल था वो आपके पास डेल्टा एल वन प्लस डेल्टा एल टू के बराबर है, और इनमें वैल्यूज भर रहे हैं. तो अगर आप वैल्यूज भरेंगे तो यू विल हैव दिस वैल्यू फर्स्ट, एंड देन इसके साथ एल आएगा. मैं ये कॉमन फैक्टर आने वाला तो मैं इसको एफ बाई कॉमन ले रहा हूँ. एल जो पहला है वो तो एल ही गिवन है, यंग्स मॉडुलस पहले वाला गामा लिखा है. दूसरी लेंथ 2l है, उसके नीचे 2 गामा लिखा है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एल बाय गामा प्लस एल बाय गामा 2l बाय गामा, सो यू आर गेटिंग दिस एज 2 WL बाय पाई आर स्क्वायर गामा. तो मेरे ख्याल से कैलकुलेशन ही है बस. 2 इंटू डब्ल्यू गिवन था 0.8, 0.8 इंटू जी को 10 कंसिडर कर लीजिए. लेंथ एल जो है दैट इज 0.314, यानी पाई वो किया ना नीचे, उसे काटना होगा, 3.14 दिया है, मल्टीप्लाइड बाय आर का स्क्वायर. आर गिवन है 0.2 मिलीमीटर, 10⁻³ मीटर, और इसका स्क्वायर हो गया है, मल्टीप्लाइड बाय यंग्स मॉडुलस गिवन है 2 इंटू 10⁹. तो अब काम रह गया कटिंग का. मुझे एक तो ये दिख रहा है, इस 2 से ये 2 गया, फिर 3.14 से हम इसे कैंसिल कर सकते हैं, ये 0.1 हो गया, 0.1 से ये 10 गया, एंड देन 0.8 बचा ऊपर, नीचे 0.2 का स्क्वायर हो गया. 0.2 का स्क्वायर माने ये ऊपर आ रहा है 0.8, नीचे आपके पास 0.04 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10�9, यानी ये मिलके 10⁻³ हो जाएगा नीचे. फिर ये 0.04 ही गया 8 से, 2 डेसिमल प्लेस ऊपर कर देते हैं, 80 हो गया, और ये काटा हमने, ये 20 हो गया, 20/10⁻³ यानी 0.2 इन मीटर्स. ये वैल्यू आपके पास, यू आर गेटिंग द आंसर एज 0.2 मीटर्स. समहाउ सारे आंसर्स जो हैं, ये लेंथ मीटर में गिवन थी, रेडियस मिलीमीटर में था, उसे हमने कन्वर्ट कर लिया, इसका इन्होंने यूनिट मेंशन नहीं किया, और आंसर ना सारे मिलीमीटर में लिख रखे हैं. मेरे ख्याल से ना आंसर जो आया है वो आपका थर्ड आया है, और वो 0.2 मिलीमीटर नहीं है, 0.2 मीटर आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है. ओके, तो करेक्ट आंसर हेयर इज योर थर्ड ऑप्शन, बट मेरे ख्याल से यूनिट गलत लिखे हुए हैं, ये मिलीमीटर मेंशन है, ये मीटर होना चाहिए. आ रहा है 0.2, बट आई थिंक द 0.2 दैट यू गेटिंग इज इन मीटर्स, SI में आ रहा है. और बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन है ग्राफ शोज द स्टॉपिंग पोटेंशियल वर्सेस फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट इंसिडेंट, चूज द मेटल व्हिच विल इजेक्ट द फोटो इलेक्ट्रॉन विद मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फॉर गिवन फ्रीक्वेंसी. तो आपको ग्राफ रीड करना आना चाहिए. अगर तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन पता है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन कहती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इजेक्टेड फोटो इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन माइनस द वर्क फंक्शन, ये फॉर्मूला होता है, और इसको आप E इंटू वी एस लिख देते हैं. करस्पॉन्डिंगली स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है VS, उसका फॉर्मूला बन जाता है H/E इंटू एफ माइनस द वर्क फंक्शन इन जूल्स डिवाइडेड बाई E. तो अब ये जो इक्वेशन आई है, इसमें क्लियरली अगर हम F फिक्स कर देते हैं, तो जितना हमारा सो कॉल्ड वर्क फंक्शन है वो कम होगा, उतना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा आएगा, और जितना स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा आएगा उतनी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा आएगी. तो हमें ये देखना है फाई सबसे कम किसका है, और फाई जो है उसे हम कैसे रिलेट कर सकते हैं इस इक्वेशन में. अगर मैं VS को 0 फिल करता हूँ, ठीक है, तो VS 0 के करस्पॉन्डिंग फाई देखें आप, यहीं से पता लग जाएगा आपके पास दैट व्हेन वी चेक VS इज इक्वल टू 0,
उसके करस्पॉन्डिंग फाई की वैल्यू आपके पास h इंटू एफ आ जाती है। तो हमें क्लियरली दिख रहा है कि सबसे कम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो फाई होगा, ठीक है, उसके करस्पॉन्डिंग काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी। यानी ये वाले केस में काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए। ये फ्रीक्वेंसी सबसे कम आपको दिख रही है, तो फाई सबसे कम होगा, फाई सबसे कम होगा तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। सो देयरफॉर, तो जो हमारे पास x1 वाला दिया गया एलिमेंट है, इसके लिए हमें दिख रहा है फ्रीक्वेंसी जो है वो मिनिमम है, और करस्पॉन्डिंगली फाई जो है वो भी मिनिमम आएगा, करस्पॉन्डिंगली काइनेटिक एनर्जी जो है वो मैक्सिमम हो जाएगी। करेक्ट आंसर हेयर विल बी द फर्स्ट ऑप्शन, दैट इज x1। Alright, बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन है राइट प्लेट ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज पुल्ड एट कांस्टेंट वेलोसिटी देन द रेट ऑफ चेंज ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज प्रोपोर्शनल टू। तो हमें यहाँ पे कैपेसिटर जो है उसकी पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है, दैट इज हाफ सी वी स्क्वायर। पी कांस्टेंट है और कैपेसिटेंस चेंज होगा जैसे जैसे प्लेट एरिया चेंज, प्लेट का डिस्टेंस चेंज होगा प्लेट्स के बीच का। दिस इज हाफ एप्सिलॉन नॉट ए बाई एक्स इंटू वी स्क्वायर, ये होगी पोटेंशियल एनर्जी। यहाँ से आप डेरिवेटिव ले लीजिए इसका विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यू विल गेट हाफ एप्सिलॉन नॉट वी स्क्वायर। ये सब कांस्टेंट है, ए भी कांस्टेंट है रेदर, और आपके पास ये आ रहा है डी बाई डी टी ऑफ एक्स दी पावर माइनस वन। बस अब आपको डेरिवेटिव परफॉर्म करना है, दिस विल कम आउट टू बी हाफ एप्सिलॉन नॉट ए टी स्क्वायर, और ये डेरिवेटिव आपके पास आ जाएगा माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स बाई डी टी। जो डी एक्स बाई डी टी है दैट इज वेलोसिटी, और वो हमें कांस्टेंट गिवन है, राइट। ये जो हमने वी लिखा था ये वोल्टेज था, और यहाँ पे ये वैल्यू आपके पास आ रही है माइनस वी बाई एक्स स्क्वायर। ध्यान में रखिएगा ये जो अंदर ब्रैकेट के अंदर वी लिखा है वेलोसिटी वी, दिस इज डी एक्स बाई डी टी फॉर द प्लेट, ये कांस्टेंट गिवन है, राइट। सो हम इस कंक्लूजन पे पहुंचे, u इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, देन यानी इट इज प्रोपोर्शनल टू एक्स दी पावर माइनस टू। ऑप्शन वन, द करेक्ट आंसर हेयर इज योर ऑप्शन। और बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में टू 4 बिट्स बाइनरी नंबर्स a 1101 एंड b 1010 देयर गिवन इनपुट लॉजिक, फाइंड दी आउटपुट y। तो क्वेश्चन जो है इसमें आपको एक तो इनपुट दे रखी है a, एक इनपुट मेंशन है b। a इनपुट है 1101, b इनपुट है 1010, और इसके करस्पॉन्डिंग आउटपुट्स देखेंगे। यहाँ पे एक हमारे पास आ रही है y1 दैट इज नॉट, तो हम एक तो कर लेते हैं y1 विच इज ए नेगेशन, एंड देन दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। चलो, अब हमारे पास ये आया ए के करस्पॉन्डिंग 0 0 1 एंड 0। अब आप इसको इनपुट मानेंगे इस नैंड गेट के लिए, और बी को इनपुट मानेंगे, ओके। तो हमारे पास जो नैंड की आउटपुट होगी दैट इज वाई, कि आपके पास आएगी बी डॉट y1 और इसका नेगेशन, ठीक है। तो अब बी एंड, तो ये 1 एंड 0 आपके पास हुआ 0, और इसका नेगेट किया ये हो गया 1, ओके। यानी फर्स्ट और सेकंड में से आंसर होना चाहिए। देन सिमिलरली अगले वाला 0 0 का 0 और ये हो गया 1, 1 1 का 0 और इसका 1 1 का 1 और इसका हो गया 0, एंड देन 0 0 का 0 इसका हो गया 1। तो ये आ रहा है 1101 जो कि ऑप्शन 2 में गिवन है। तो सीधे सीधे ट्रुथ टेबल से आंसर आपके पास आ रहा है ऑप्शन इज 2। ऑलराइट बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन है रिजॉल्विंग पावर ऑफ अ टेलीस्कोप इज 5 × 10⁻⁷ रेडियन, ओके। इफ द वेवलेंथ ऑफ लाइट इंसिडेंट इज 500 नैनोमीटर, देन फाइंड द डायमीटर ऑफ द अपर्चर ऑफ द टेलीस्कोप। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, आपको रिजॉल्विंग पावर जो है एंगुलर रिजॉल्विंग पावर, उसके लिए फॉर्मूला लिखना आना चाहिए। दिस वैल्यू इज 1.22 लैम्डा बाय द अपर्चर, ठीक है। तो आप बस इसको रीअरेंज कर लीजिए। यहाँ से हमसे पूछा गया अपर्चर डायमीटर, सो दिस इज 1.22 लेमडा बाय द एंगुलर रिजॉल्विंग पावर। तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी इक्वल टू 1.22 लेमडा गिवन था 500 नैनोमीटर, 510⁹ डिवाइडेड बाय एंगुलर रिजॉल्विंग पावर, रेडियन में गिवन है। बहुत बढ़िया, कन्वर्जन नहीं करना पड़ रहा, नहीं तो डिग्री में होती कई बार।
तो दिस वैल्यू, तो बस अब आप इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 से 5 कटा, 10⁻⁻7 ऊपर जाके ये हो गया 10⁻7 और 2 9, ये उड़ गया, तो 1.22, जो कि ऑप्शन 1 में गिवन है आपको। तो करेक्ट आंसर हेयर इज योर ऑप्शन 1। और बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन है, आइडियल गैस हैज नंबर ऑफ मोल्स n इज इक्वल टू इनिशियली वॉल्यूम v नॉट, प्रेशर p, फंक्शन दे रखा है वॉल्यूम का, इज गोइंग फ्रॉम स्टेट a टू स्टेट b सो दैट द वॉल्यूम बिकम्स 3v नॉट, फाइंड आउट tb माइनस ta। ये उल्टा लिखा होता है, ta माइनस tb, पूछा गया है tb माइनस ta। तो हमारे पास जो सिनेरियो है उसमें प्रेशर फंक्शन दे रखा है, दिस इज p नॉट ओवर 1 प्लस v नॉट बाय v, और इस वैल्यू का होल स्क्वायर, टोटल पावर -1 थी। तो जब मैं पहली स्टेट पे, ए स्टेट की बात करूं, स्टेट ए, स्टेट ए पे जो प्रेशर है वो हमें फाइंड करना है। तो जो वॉल्यूम दे रखी है ए स्टेट पे, अगर आप देखें, वो हमें गिवन है वी नॉट। तो करस्पॉन्डिंगली जो प्रेशर आएगा, अगर मैं वी को यहाँ पे, ये जो वी लिखी है, इसको वी नॉट फिल कर देता हूँ स्टेट ए के करस्पॉन्डिंग, तो आई थिंक ये 1 हो जाएगा, वी नॉट बाई वी नॉट, 1 + 1 हुआ 2, तो प्रेशर हो गया पी नॉट बाई 2, हाफ ऑफ पी नॉट, ये आया प्रेशर। ओके, अब पी वी पता लग गया, वी पता लग गया, इसके करस्पॉन्डिंग टेम्परेचर फाइंड करें ए स्टेट में, तो हमारे पास ये वैल्यू आनी चाहिए पी वी बाई एन आर, क्योंकि आइडियल गैस इक्वेशन फॉलो होगी। प्रेशर जो है वो कितना है हमारे पास, प्रेशर है पी नॉट बाई 2, वॉल्यूम वी नॉट है, और नीचे एन 2 दे रखा है इनटू आर, तो ये आपके पास हो गया पी नॉट वी नॉट बाई 4 आर। इसी तरह से आप स्टेट बी की बात करिए, स्टेट बी पे वॉल्यूम कितनी गिवन है हमें, स्टेट बी में वॉल्यूम कर दी है 3v0, ठीक है, वॉल्यूम को कर दिया आपने 3v0, ये उठाइए इस फंक्शन में फिल करिए, तो v0/3, ये फिल करते हैं v0/3 v0, तो v0 से v0 गया, 1/3 का स्क्वायर 1/9, 9 + 1 10/9, तो ये आपके पास आ रहा है p इज इक्वल टू p0/10/9, इनफैक्ट ये 9/10 हो गया पी नॉट, ठीक है। करस्पॉन्डिंगली टेम्परेचर टीबी पे फिर वही फॉर्मूला, पीवी बाय एनआर लगाएंगे आप आइडियल गैस इक्वेशन से, पीवी इक्वल टू एनआरटी होता है, तो यहाँ से आपके पास बना प्रेशर इज 9/10 पी नॉट, वॉल्यूम जो है दिस इज 3v0, नीचे आपके पास वैल्यू आ रही है n इज 2 इंटू आर, सो दिस इज कमिंग आउट टू 9 × 3 27, पी नॉट वी नॉट बाई 20 आर। अब अपने से पूछा है उन्होंने टी बी माइनस टी ए, टी बी आपके पास देखिए दोनों में पी नॉट वी नॉट बाई आर, ये कांस्टेंट फैक्टर आ जाएगा, कॉमन फैक्टर आ जाएगा, और आपके पास ये आ रहा है 27/20 -1/4, ठीक है। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए, जब सॉल्व करेंगे यू विल गेट पी नॉट वी नॉट बाई आर, और ब्रैकेट में ये आ जाएगा, एलसीएम लेते, नीचे आया 20, ऊपर तो आया 27 ही, माइनस ये हो गया 5, राइट। तो हाउ मच आर यू गेटिंग, आई थिंक ये आपके पास आ रहा है पी नॉट वी नॉट बाई आर, ये ऊपर आ गया 22/20, यानी 11/10, यू आर गेटिंग द फर्स्ट ऑप्शन इटसेल्फ, देखिए 11/10 पी नॉट वी नॉट बाई आर, सो करेक्ट ऑप्शन हेयर इज योर ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। ऑलराइट बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में गिवन था, a slit of width A is illuminated by light of wavelength lambda, the linear separation between the first and third minima in the diffraction pattern produced on the screen placed at distance d from the slit is। तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें ये पता है सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में, से इफ दिस इज द स्लिट, दिस इज द स्क्रीन, एंड दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज द स्लिट, है। तो इस केस में अगर मान लीजिए हम किसी एक स्पेसिफिक पोजीशन पे ऑन स्क्रीन देखें यहाँ पे, और यहाँ पे मिनिमा है, तो दी वाई पोजीशन ऑफ मिनिमा इज सिंपली एन लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी, ठीक है। और ये मैं बिल्कुल स्लिट के सामने वाले पॉइंट से ऊपर देख रहा हूँ, ऐसे नीचे भी होगा, तो हमें बोला गया है फर्स्ट और थर्ड मिनिमा के लिए, अब एन इज द इंटीजर दैट डिसाइड्स द मिनिमा हियर, ठीक है। तो अगर मैं डेल्टा वाई देख रहा हूँ बिटवीन द थर्ड एंड द फर्स्ट, दिस इज वाई ऑफ द थर्ड माइनस वाई ऑफ द फर्स्ट,
तो क्लियरली ये आपके पास n ऑफ द थर्ड माइनस n ऑफ द फर्स्ट इंटू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी होगा. n ऑफ द थर्ड इज ऑफ कोर्स 3, n ऑफ द फर्स्ट इज 1, तो ये आपके पास इन 2 हो गया सीधे ही इंटू लेमडा कैपिटल डी बाय स्मॉल डी. सो द आंसर इज 2 डी लेमडा बाय द थिंग इज ये जो d मैंने यहाँ पे लिखा है दिस इज स्लिट विड्थ, और हमें क्वेश्चन में स्लिट विड्थ जो है विड्थ ऑफ द स्लिट ए दे रखी है, तो आप इसको ए भर दीजिए. करेक्ट ऑप्शन हियर विल बिकम ऑप्शन 4. स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन. बच्चे लोग इस क्वेश्चन में था इन अ स्क्रू गेज व्हेन द सर्कुलर स्केल इज गिवन 5 कंप्लीट रोटेशंस इट मूव्स लीनियरली बाय 2.5 मिलीमीटर. ओके, तो पिच कितनी हुई यहाँ से हमें पता लग गया. पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर रेवोल्यूशन. ठीक है, पिच इज द लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर रेवोल्यूशन, यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस. ठीक है, तो लीनियर डिस्टेंस ट्रेवल्ड है 2.5 मिलीमीटर, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस थे 5, तो आई थिंक पिच कम्स आउट टू बी 0.5 मिलीमीटर हेयर क्लियरली. अब हमसे पूछा गया है इफ द सर्कुलर स्केल हैज 100 डिविजन्स द लीस्ट काउंट ऑफ द स्क्रू गेजेस. तो लीस्ट काउंट का डायरेक्ट ही फॉर्मूला होता है दैट इज पिच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन द सर्कुलर स्केल. तो पिच हमारे पास आई है 0.5 और नंबर ऑफ डिविजन ऑन दी सर्कुलर स्केल अगर आप देखें वो आपको गिवन है 100. दिस इवेंचुअली कम्स आउट टू बी 5 इंटू 10⁻³ millimeters given to us in option 2. So again it's a direct formula based question. Correct answer here is your option 2. Alright friends, this question is given there is a spiral which has inner radius 3, outer radius 6 in centimeters, current is 20 milliampere, n is 200, where okay these are the values, find the magnetic moment of the spiral. Okay. स्टैंडर्ड क्वेश्चन है बेटा, अगर तो फॉर्मूला याद है तो उसको सीधे लगाइए, नहीं याद तो उसको डिड्यूस कर लीजिए. हमें इस तरह से ना ये स्पाइरल दे रखा है, इस स्पाइरल का इनर मोस्ट रेडियस जो है सबसे अंदर वाली टर्न का रेडियस वो ए है, आउटर मोस्ट रेडियस जो है दैट इज बी है, और इसमें टोटल टर्न्स जो हैं वो आपको एन दे रखी हैं. तो अगर मान लीजिए हम इसके अंदर एक एलिमेंट्री सर्कल कंसिडर कर लेते हैं जिसका रेडियस आर है और जिसकी थिकनेस जो है वो डी आर है, समवट लाइक दिस. ओके, तो ये रेडियस है आपके पास आर और इसकी जो थिकनेस है वो आपके पास है डी आर. तो हमें ये फाइंड करना है इस छोटे से एलिमेंट्री सर्कल की वजह से पहले मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आती है. तो इन जनरल हमें पता है कि स्मॉल मैग्नेटिक मोमेंट विल कम आउट टू बी नंबर ऑफ टर्न्स जो इसके अंदर के हैं इनटू करंट इनटू इट्स एरिया. तो इसका एरिया तो पाई आर स्क्वायर होगा, लेट्स राइट डाउन दिस एज पाई आर स्क्वायर, एंड इवेंचुअली दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू, अब डी एन की वैल्यू भरनी है तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे एन, कितनी लेंथ में थे ये थे बी माइनस ए में, हमें कितनी विड्थ में देखने हैं, हमें डी आर में देखने हैं. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डीएन आप कैसे भरते हो, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइड बाय टोटल डिफरेंस इन रेडियस इनटू द विड्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर सर्कल. ये आपके पास डीएन आएगा, दिस मल्टीप्लाइड बाय आई मल्टीप्लाइड बाय पाई इंटू आर स्क्वायर. अब टोटल मैग्नेटिक मोमेंट फाइंड करनी है अगर हमें, तो आपको इसी टर्म को बस इंटीग्रेट कर देना है. तो m विल कम आउट टू बी इंटीग्रल ऑफ dm. तो जब आप इंटीग्रेशन करेंगे dm की, कॉन्स्टेंट्स देखिए क्या क्या है, पाई बाहर आएगा, n बाहर आएगा, डिवाइडेड बाय b माइनस ए बाहर आएगा, i भी बाहर आएगा. इंटीग्रेशन में सिर्फ आर स्क्वायर डी आर बचेगा, और ये इंटीग्रेशन आपको a से b तक करनी है, रेडियस a से लेकर रेडियस b तक. व्हेन यू डू दिस आई थिंक यू आर गेटिंग दिस एज पाई n i डिवाइडेड बाय b माइनस ए इंटू यहाँ पे आपके पास आ जाएगा आर क्यूब बाई 3, और लिमिट्स फिल करने के बाद b क्यूब माइनस ए क्यूब बाई 3, राइट. सो दिस इज व्हाट यू गेट. और इवेंचुअली आप भी ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं बी क्यूब माइनस ए क्यूब की, तो ये नीचे बी माइनस ए कैंसिल हो जाएगा. विल गेट दिस एज पाई एन आई बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, ये बचेगा आपके पास न्यूमरेटर में, एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाई 3. दिस इज व्हाट यू गेट. तो कहानी है वैल्यू फिल करने की, तो 22/7 देखते हैं, 3.14 की जरूरत पड़ती है, इसी की पड़ेगी. दिस इनटू नंबर ऑफ टर्न्स कितने थे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स थे 200, और b माइनस ए, तो b है 6 और a है 3, पर ये सेंटीमीटर्स में है. इनफैक्ट ये तो मैंने काट ही दिया ना, भरने की जरूरत क्या है, 200 हुआ
और ऊपर ही लिख लीजिए ये बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मैं इस पे वैल्यू भरने लगा था, बट बी माइनस ए तो नीचे काट ही दिया, तो ये आपके पास ऊपर बच रहा है बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। बी स्क्वायर माने 6 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 × 3, और इसके साथ 10⁻⁻⁴ भी आएगा, क्योंकि ये हमारे पास लेंथ का स्क्वायर है इसमें। तो सेंटीमीटर्स में लेंथ गिवन है यहाँ पे, मतलब दोनों रेडियस सेंटीमीटर्स में, उन्हें मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एंड दिस टोटल डिवाइडेड बाय 3। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, दिस इज 22/7। कहीं कटता नहीं दिख रहा मुझे, इनफैक्ट ये मेरे ख्याल से 22/7, फिलहाल ये रहने दीजिए। 200 था यहाँ पे। ओके, इनटू करंट मैंने मिस किया, करंट की वैल्यू है 20 मिली एम्पियर। यस, वो 20 × 10⁻⁻3, ये भी एक फैक्टर रह गया था, दैट ऑल्सो वी हैव टू फिल। अब इसमें ये आ गया 2 × 2 4 इंटू 1 2 3, और ये 10⁻³ गया। ओके, देन 4/3 बचा नीचे, और ये आ रहा है 6 स्क्वायर 36 प्लस 36 प्लस 9 प्लस 18, तो 9 and 18 is 27, 27 added to 36, 36 and 20 is 36, and then 7 63। ये आया 63 आपके पास, 63 मतलब ये कट गया, 3 से कटा 21, एंड इनफैक्ट फिर 21 कटा 7 से, सो 3 से ये गया, यू गेट 21, एंड देन 7 से ये गया, यू गेट 3, एंड 7 × 3 4 × 3 is 12, 12 × 22 इंटू 10⁻⁻⁴, -4। ये आपके पास आ रहा है 12 इंटू मल्टीप्लाइड बाय 22 था, दिस इज 264 इंटू 10⁻, कितना बच रहा था, -4 बच रहा है नहीं, दिस मच एम्पियर मीटर स्क्वायर आ रहा है। ओके, तो हमें दिया हुआ 2.64, बिल्कुल ये फर्स्ट वाले से मैच कर गया। 2 डेसिमल प्लेस पीछे शिफ्ट करिए, 2.64 इंटू 10⁻, यहाँ हो जाएगा -2 एम्पियर मीटर स्क्वायर, गिवन टू अस इन ऑप्शन 1। तो द करेक्ट आंसर हियर will be option 1। ऑलराइट बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में गिवन है टू फोर्सेस आर एक्टिंग ऑन अ बॉडी, F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी इज गिवन, डायरेक्शन इज आल्सो गिवन, फाइंड द वर्क डन। तो कैसे अप्रोच करना है, पहली चीज समझ में आएगी, हमें ना दो फोर्सेस गिवन है, तो आप पहले तो नेट फोर्स कैलकुलेट करें, दोनों को वेक्टोरिकली ऐड कर दें, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर ऐड करेंगे, आई कैप वाले ऐड होंगे 3 + 8 11, जे कैप वाले ऐड होंगे -5 + 2 -3, एंड देन के कैप वाले ऐड होंगे +2 -3 -k कैप, दिस मच न्यूटन। अब डिस्प्लेसमेंट देखनी है, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मॉड जो है, मैग्नीट्यूड जो होगा, इसे यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो आपको गिवन था 25, बट जो डायरेक्शन है एन कैप, वो आएगी 3i कैप -4j कैप की डायरेक्शन। इस वेक्टर की डायरेक्शन होगी दिस वेक्टर डिवाइडेड बाय √of 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू, नीचे 5 आया, 5 से 25 कटा, यू गेट 5 हियर, 5 × 3i कैप -4j कैप, so eventually 5 × 3 is 15, so you get 15i कैप -5 × 4 is 20j कैप। अब आप वर्क डन कैलकुलेट करिए, F.S कैलकुलेट करें, F इज दिस, और इसका डॉट करना है आपको with this value। when you do this dot, आपके पास ये आएगा इक्वल टू 11 × 15, 11 5s are 55, 5 कैरी, 11 1s are 11 and 5 16, 165, then -3 × -20 प्लस 60, तो ये आपके पास आ रहा है 5 6 and 6 12 1 and 1 2 225 जूल, जो कि आपको फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन 1। और बच्चों इस क्वेश्चन में गिवन है ईच डायोड इन द सर्किट हैज 10 ओम रेजिस्टेंस इन द फॉरवर्ड बायस एंड इनफिनिट रेजिस्टेंस इन रिवर्स, फाइंड द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। तो ये कैपेसिटर और ये रेजिस्टर दिया हुआ है, एंड देन इफ यू सी, ये एंड हायर पोटेंशियल पे है, दिस एंड इज एट लोअर पोटेंशियल, फॉलोइंग दिस ये वाला एंड यहाँ पे हायर पोटेंशियल पे होगा, ये वाला एंड लोअर पोटेंशियल पे होगा। सो आई थिंक ये आपके पास रिवर्स बायस में है,
और ये वाला एंड आपके पास, ये डायोड आपके पास फॉरवर्ड बायस में होगा। सो फॉरवर्ड बायस में दिस विल बी कंडक्टिंग, और इसका रेडियस जो है कंट्रीब्यूट करेगा इसके साथ, सीरीज में आ जाएगा। सो व्हाट वी आर टू थिंक इज कि हमारे पास जो नेट रेडियस है यहाँ, नेट रेजिस्टेंस है यहाँ, रेडियस बोल दिया मैंने, सॉरी। तो ये है आपके पास आर प्लस आर ऑफ द डायोड। आर दे रखा है 100 प्लस डायोड का दे रखा है 10। फॉरवर्ड बायस में रेजिस्टेंस दिस इज 110 ओम। तो जो टाइम कांस्टेंट होता है दैट इज सिंपली आर इंटू सी। रेजिस्टेंस इज 110, इक्विवेलेंट वाला कंसिडर करना है, ध्यान में रखिएगा। दिस इज द नेट रेजिस्टेंस दैट यू हैव टू कंसिडर। कैपेसिटेंस आपको गिवन है 120 सॉरी 0.2 माइक्रो फैरेड 10⁻⁻6। तो ये इवेंचुअली आपके पास मल्टीप्लाई होके आ जाएगा 22, एक जीरो यहाँ से काट दीजिए, तो ये माइक्रो सेकेंड लिख सकते हैं हम। ठीक है, दिस मच सेकंड आ रहा था, 10⁻⁻6 को आप माइक्रो कर दीजिए, तो 22 माइक्रो सेकेंड्स। सो दिस इज द टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट। करेक्ट ऑप्शन हेयर इज ऑप्शन 2। ये सेकंड ऑप्शन जो है ये सही ऑप्शन है। बच्चे लोग इस क्वेश्चन में था, फाइंड द फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। वन गैस इज एट प्रेशर P1, टेम्परेचर T1, नंबर ऑफ मोल्स N1, वॉल्यूम V1। सेकंड गैस प्रेशर P2, टेम्परेचर T2, नंबर ऑफ मोल्स N2, वॉल्यूम V2। इफ प्रेशर फाइनल इज P, फाइनल वॉल्यूम इज V, फाइंड द टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। तो देखिए, पहली बात तो ये समझ में आती है हमें कि जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं N, वो इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स ऐड करके आएंगे, ठीक है ना। तो मोल्स एडिटिव होते हैं। अब आपको पता है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है, तो एन जो है वो पी वी बाई आर टी लिखा जा सकता है। फिर टी इज फाइनल टेम्परेचर हेयर, एंड एन वन को आप लिख सकते हैं पहले गैस के लिए, वो फर्स्ट गैस का नंबर ऑफ मोल्स है, सो दैट इज पी वन वी वन बाई आर टी वन। और दूसरे वाले के लिए आप लिख सकते हैं पी टू वी टू बाई आर टी टू। तो बस अब आपको रीअरेंज करना है, आर कैंसिल हुआ, टी को ऊपर ले जाइए, सो यू गेट टी इज इक्वल टू पी वी बाई, दूसरी तरफ आपके पास आ जाएगा P1 बाई T1 प्लस P2 V2 बाई T2। दैट्स इट, ये आपका फर्स्ट ही ऑप्शन बना। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन विल बी योर ऑप्शन 1। कोई और चीज़ नहीं लगानी, आइडियल गैस ही दे रखी है, और ये जो दो गैसेस हैं इनके इनफैक्ट मेंशन नहीं किया गया था, बट हमने आइडियल गैस इक्वेशन यूज़ की है। इट इज नथिंग एल्स गिवन दैट वी कैन यूज, सो वी आर अज्यूमिंग दी टू गैसेस टू बी आइडियल, एंड मिक्स होने के बाद द फाइनल टेम्परेचर विल बी गिवन बाय द गिवन फॉर्मूला। ऑलराइट बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में गिवन था पार्टिकल इज मूविंग along the x axis where speed varies as v square is equal to 100 minus x square, determine the time period। और टाइम पीरियड माने ऑसिलेटरी मोशन, सिंपल हार्मोनिक मोशन का सिनेरियो होगा। तो क्वेश्चन गिवन है उसे ये समझ में आता है, वी ऑलरेडी नो फॉर एस एच एम जो स्पीड होती है दैट इज ओमेगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ए इज एम्पलीट्यूड, एक्स इज इंस्टेंटेनियस पोजीशन, ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से अगर आप स्क्वायर कर देंगे ना इसको, तो आपके पास वी स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आएगा। अब हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है वी स्क्वायर जो है दैट इज 100 माइनस एक्स स्क्वायर। जब आप कंपेयर करते हैं हमें दो चीज़ें पता लगती हैं, तो ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू 100 हो गई। दूसरा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर जो आता है, ओमेगा स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे, ये वैल्यू आपके पास सिर्फ एक्स स्क्वायर के बराबर आ रही है, देखिए कंपेयर करने पे। तो इसका मतलब ये हुआ, यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा 1 होना चाहिए, राइट। तो अगर ओमेगा 1 हुआ, मतलब पॉसिबल वैल्यू, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो ओमेगा की प्लस माइनस 1 वैल्यू आती है, तो पॉसिबल वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है, तो 1 हुई। ये उठाइए यहाँ पे फिल कर दीजिए, तो इनफैक्ट ओमेगा 1 हो गया, हमें टाइम पीरियड ही पूछा गया था। एम्पलीट्यूड पूछते तो वो भी हम बता सकते थे, एम्पलीट्यूड होता है 10, बट एनी हाउ यहाँ से टाइम पीरियड पूछा गया, टाइम पीरियड इज 2 पाई बाई ओमेगा। तो ये वैल्यू सीधे सीधे आपके पास आई 2 पाई, विच इज गिवन टू अस इन ऑप्शन 3। सो द करेक्ट आंसर हेयर विल बी योर ऑप्शन 3। ये ओमेगा 1 था, तो ये वाली वैल्यू आपके पास इवेंचुअली 2 पाई सेकेंड्स आ जाएगी। ऑफकोर्स हमें एम्पलीट्यूड भी पता लग गया यहाँ से कि एम्पलीट्यूड की वैल्यू 10 होनी चाहिए, क्योंकि ए स्क्वायर 100 के बराबर आएगा, सो ए विल बी इक्वल टू 10। अगर इट वाज नॉट आस्क्ड, टाइम पीरियड पूछा गया था, तो 2 पाई इज द आंसर। ऑलराइट बच्चों लोग, इस क्वेश्चन में गिवन था बल्क मॉडल्स ऑफ वाटर इज 2.2 into 10⁻9 पास्कल्स एट अ डेप्थ ऑफ 220 मीटर, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी। तो हुआ ये कि फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर आप मान लीजिए किसी डेप्थ एच पे चले गए, यहाँ पे जो भी मास होगा एज कंपेयर टू हेयर, इस पॉइंट पे जाते ये मास कंप्रेस हो जाएगा थोड़ा सा, इसकी वॉल्यूम थोड़ी सी कम हो जाएगी।
उसकी वजह से डेंसिटी बढ़ जाएगी। हमें परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी पूछी गई है, तो वी ऑलरेडी नो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, तो द फ्रैक्शनल change in density is negative of the fractional change in volume। यहीं से दिख रहा है हमें मास बीइंग कांस्टेंट। अब ये हम बल्क मॉडुलस से इंड्यूस करेंगे। बल्क मॉडुलस बाय डेफिनेशन ये होता है डिफरेंस ऑफ प्रेशर्स डिवाइडेड बाय फ्रैक्शनल कंप्रेशन। ये फॉर्मूला होता है। तो हमारे पास ये जो डिफरेंस ऑफ प्रेशर है सरफेस से डेप्थ तक, ये आपको कंसिडर करना है यहाँ पे। सो आई थिंक ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला है ये तो आपके पास आ जाएगा रो जी एच। है रो हम डेंसिटी मोर और लेस कांस्टेंट लेकर चल रहे हैं ऊपर से यहाँ से लेके यहाँ तक, और यहाँ पे ये वैल्यू आ रही है माइनस ऑफ डी वी बाई वी। इसे उठाइए ऊपर रख दीजिए, यहाँ पे लेफ्ट पे ले जाइए, सो यू गेट माइनस ऑफ डी वी बाई वी। ये वैल्यू आ रही है इक्वल टू रो जी एच बाई बी, ये हो जाएगी वैल्यू। तो इसे उठाइए, उठा के ऊपर इस फॉर्मूले में फिल कर दीजिए। देयर फोर यू गेट डी रो बाई रो इज इक्वल टू रो जी एच बाई बी, और परसेंटेज के लिए दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, परसेंटेज चेंज इन डेंसिटी। सो दिस कम्स आउट टू बी, अब रो मोर और लेस जो है 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब ली जा सकती है, और वाटर जी इज 10H जो है 220 मीटर्स बोला गया है। बल्क मॉडल्स आपको इसलिए दिया गया था 2.2 इंटू 10⁹। सो इवेंचुअली अगर ये डेसिमल प्लेस ऊपर शिफ्ट करते हैं हमारे पास 1 2 3 4 1 2 3 और 3 एंड 3 6 ये आया। तो 22 से 22 गया, यू गेट 10⁻9 ऊपर चला गया और 6 पहले था, 10⁻³ राइट, ये वैल्यू आ रही है 10⁻³ माने आप परसेंटेज में अगर लिखें दिस इज 0.001, दिस इज व्हाट यू गेट। और हमने इसे 100 से मल्टीप्लाई नहीं किया, राइट साइड पे इसे 100 से भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये 0.1 ही होगी फिर। तो you get this as 0.1% given to you in option 1। The correct answer here is your option 1। तो वाटर की जो डेंसिटी है मोर और लेस ऊपर से नीचे वो अप्रॉक्सीमेटली हमने कांस्टेंट ली हुई है रो जी एच में, और ऊपर से नीचे आते आते फ्रैक्शनल कंप्रेशन जो है यहाँ पे जो वाटर होगा वो ऊपर वाले वाटर के कंपैरिजन में 0.1%, देखिए बहुत कम है, तो ये बहुत कम कंप्रेस हुआ होगा। तो मोर और लेस हम जो डी पी है डिफरेंस ऑफ प्रेशर उसे सिंपली रो जी एच फिल कर सकते। ऑलराइट बच्चे लोग, इस क्वेश्चन में गिवन था इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन एज E1 I कैप प्लस E2 K कैप साइन के एक्स प्लस के जेड माइनस ओमेगा टी, फाइंड द रिफ्लेक्टेड रे इक्वेशन इफ थीटा इज ब्रूस्टर्स एंगल। ओके, तो ब्रूस्टर्स एंगल मेंशन्ड है, इसका मतलब ये होगा कि जो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज हैं ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो जाएंगी। सो इफ दिस इज द रिफ्लेक्टेड रे एंड दिस हियर इज द रिफ्रैक्टेड रे, इनके बीच का ये जो एंगल होना चाहिए एक तो 90 डिग्री होना चाहिए, दूसरा जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो प्लेन पोलराइज्ड होएगी, यानी कि उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो ये जो प्लेन है एक्स और जेड का प्लेन इससे परपेंडिकुलर होगा। यानी एक तो चीज तय हो गई, जो हम श्योर हो गए कि सिंस द एंगल थीटा इज ब्रूस्टर्स एंगल, ये दिया हुआ है, तो देयरफॉर the reflected light is प्लेन पोलराइज्ड। अब क्योंकि मैंने ये बोला ये प्लेन पोलराइज्ड है और इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर होगा वो ऑसिलेट करेगा अलोंग परपेंडिकुलर टू एक्स जेड प्लेन, यानी दैट इज वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का मतलब ये हो गया कि थर्ड और फोर्थ में से कोई एक कंडीशन होनी चाहिए। अब क्योंकि रिफ्लेक्शन हुई है तो इसका मतलब ये हुआ, उन्होंने रिफ्लेक्टेड रे के बारे में पूछा है, तो हमारे पास जो इंसिडेंट रे थी अगर आप देखें ये इंटरफेस था, दिस वाज द इंसिडेंट रे। इंसिडेंट रे जो है वो थीटा एंगल पे आई है, ये रिफ्लेक्टेड रे ऐसे जानी चाहिए थीटा ही एंगल पे, बिकॉज एंगल ऑफ इंसिडेंस सेम एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो अगर मैं इस पे यूनिट वेक्टर असाइन कर देता हूँ इंसिडेंट रे पे, एक हमारे पास एक्स आई कैप वाला आएगा और एक हमारे पास जेड ए कैप वाला आएगा, ठीक है। अपॉन रिफ्लेक्शन, ये कहानी थी इंसिडेंट लाइट की, इंसिडेंट रे की।
अब हम कहानी बता रहे हैं रिफ्लेक्टेड रे की। तो जो रिफ्लेक्टेड रे होगी उसका जो यूनिट वेक्टर होगा एक एक्स वाला तो सेम रहेगा, यानी वो तो रहेगा एक्स आई कैप, पर जो जेड वाला है वो इन्वर्ट हो जाएगा, वो हो जाएगा माइनस जेड ई कैप। ठीक है, तो इन दोनों यूनिट वेक्टर्स, मतलब ये दो वेक्टर्स एक यूनिट वेक्टर बनेगा। तो वो यूनिट वेक्टर की हम बात कर रहे हैं। तो आई थिंक इन दिस केस हमारे पास जो इक्वेशन होनी चाहिए, ई नॉट जे कैप के बाद साइन में यू विल गेट समथिंग लाइक व्हाट वैल्यू, ए एक्स माइनस के जेड। पहले ही आपके पास था प्लस के जेड, आई थिंक यस प्लस के जेड था, तो जेड जो है वो नेगेटिव में आ गया है, तो यू गेट माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। तो ये हमारे पास जो पॉसिबल इक्वेशन आएगी, सिंस दी जेड व्हाट यू कॉल कोऑर्डिनेट जो है वो रिवर्स कर गया, तो देयरफॉर जो एग्जैक्ट इक्वेशन आनी चाहिए ई की, दैट इज ई नॉट जे कैप वेक्टोरिकली, साथ में आ जाएगा साइन ऑफ ए एक्स माइनस के जेड माइनस ओमेगा टी। तो करेक्ट आंसर हेयर विल बी योर ऑप्शन 4। तो ऑप्शन 4 जो है वो सही आंसर होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा। दो चीज़ें हमने ध्यान में रखनी है, एक ये ध्यान में रखना है कि जो हमारे पास वेव है वो रिफ्लेक्ट हो गई है, उसके वजह और साथ साथ पोलराइज हो गई, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, ये जजमेंट है। दूसरा, क्योंकि रिफ्लेक्शन है, रिफ्लेक्टेड रे का जो यूनिट वेक्टर है वो कैसे लिखना है, उससे आपको आइडिया हो जाएगा कि ये जो इक्वेशन ऑफ वेव है इसमें आपने क्या वैल्यूज फिल करनी है। एक्स रिमेन्स सेम बट जेड वाला इन्वर्ट हो गया है, तो जेड जो है वो पहले पॉजिटिव में लिखा था, अब उसे आपको नेगेटिव में लिखना पड़ेगा। So invert करके you will fill it here and you will get this answer. Correct answer here is option 4. थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। होपफुली इन क्वेश्चन से आपकी कुछ मदद हुई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे भी क्लिक करके रखिए। हमारे ऑनलाइन कोर्सेज जो हैं फ्यूचर के कोर्सेज, वो अब हमारी साइट पे और ऐप पर अवेलेबल हैं, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।